नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें सेकंड चैप्टर है। और इससे पहले हमने छठी क्लास से एक पहला चैप्टर डिस्कस किया था जिसका नाम था सौरमंडल पर पृथ्वी। और इस चैप्टर में हम अक्षांश और देशांतर रेखा को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है और देशांतर रेखाएं कौन सी होती है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमने जो कल पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 2-3 मिनट में। तो कल हमने अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी हमारी कैसी दिखती है। देखिए, और हमने देखा था कि सूर्य और ग्रह में क्या अंतर होता है, मतलब तारे और ग्रह में क्या अंतर होता है। तो आप ध्यान रखना हमेशा, तारे और ग्रह में एक बेसिक अंतर यह होता है कि तारों के पास अपना एक हीट और प्रकाश होता है। तारों के पास अपनी एक ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों के पास जो 8 ज्ञात ग्रह हैं उनके पास अपना कोई प्रकाश या हीट नहीं है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है एग्जामिनर। इसमें बेसिक सा अंतर केवल यही है कि तारों के पास अपना एक प्रकाश होता है, हीट होती है, और ग्रहों के पास अपनी हीट और प्रकाश नहीं होती है। ग्रह अपनी हीट और प्रकाश के लिए तारों पर निर्भर होते हैं। तो हमने कल देखा था कि सौरमंडल में सूर्य प्रमुख ग्रह होता है। माफ करना सूर्य जो एक तारा है, तारा, सूर्य एक तारा है, बहुत बड़ा तारा है। और सूर्य से ही हम जितने बाकी 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रह यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, अभी मैं समझाऊंगा इनको। तो ये सब इस सूर्य से ही प्रकाश और हीट प्राप्त करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सौरमंडल के केंद्र में हमारा सूर्य है और सूर्य से ही हम सब, जैसे पृथ्वी यहाँ पे है तीसरे नंबर पर, तो हीट और प्रकाश सूर्य से ही हम लेते हैं। तो 8 ज्ञात ग्रह को एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम दूरी की बात करें कि सूर्य से दूरी के क्रम में अगर ग्रहों को लगाने की बात की जाए तो सबसे पहले बुध आपको पड़ेगा। यहाँ पे बुध है, फिर आप देखेंगे यहाँ पे शुक्र है, बुध शुक्र, फिर दोस्तों हमारी पृथ्वी आती है तीसरे नंबर पे दूरी के क्रम में। दोस्तों, कई बार एग्जामिनर क्रम पूछ लेता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को ऑर्डर में लगाइए। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी, फिर मंगल। ये 4 ग्रह आपको ऐसे ही याद करने हैं और ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये फिर बृहस्पति है इसके बाद, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आपको ऐसे ही याद करना है। इनको याद करने की दोस्तों शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक का मुझे लगता नहीं है कि कोई बेनिफिट होगा, क्योंकि हर सेगमेंट की अपनी अपनी शॉर्ट ट्रिक होती है और उनको याद करना अपना आप में एक चैलेंज काम तो होता ही है। तो इससे अच्छा है कि आप इनको ऐसे ही याद कर लें। आप इन फैक्ट को एक फैक्ट शीट तैयार कर लें A4 साइज की, आप उन पे लिख सकते हैं, रोज रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ये फैक्ट आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहले बुध पड़ता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। आप देखेंगे कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हैं जो ग्रहों से ही टूटकर अलग हुए हैं, और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के। तो आपको ध्यान रखना है कि शुद्ध ग्रह कहाँ पर स्थित है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। आगे बढ़ते हैं। तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। तो आपको ऐसे ही याद करना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपके आंतरिक ग्रह हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये आपके बाह्य ग्रह हैं। तो एग्जामिनर कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं। तो आंतरिक आपने पढ़ ही लिए हैं कि 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और जो बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए यहाँ पे आंतरिक ग्रह जो होते हैं वे रॉक से बने हैं, चट्टानों से बने हैं। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में एक अंतर यह है कि ये रॉक से बने आंतरिक ग्रह, और जबकि बाह्य ग्रह जो है ये 4 ग्रह, ये आपके गैसीय ग्रह हैं, गैसीय गैस से बने हैं दोस्तों ये। तो आपको ध्यान रखना है, आंतरिक जो ग्रह हैं वे चट्टाने से बने हैं, जैसे पृथ्वी सॉलिड है। इसी तरह से जो बाह्य ग्रह हैं 4, ये गैसीय अवस्था में है, गैसों से बने हैं ये। देखिए यहाँ पे लिखा भी है आंतरिक ग्रह, यहाँ पे आप देखिए आंतरिक ग्रह ये लिखा है, ये चट्टानों से बने हैं। और जो बाह्य ग्रह हैं ये देखिए यहाँ पे एक गैस और तरल पदार्थों से बने हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और यहाँ पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
तो आपको ऐसे ही याद करना है। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा ग्रह अगर हम बात करें तो आपको मैप में दिख ही रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अभी हम इसके डीप में नहीं जा रहे हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे कम परिक्रमा कौन लगाता है सूर्य की, तो अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं। आगे चैप्टरों में ये सब चीज़ आ ही जाएगी। तो अभी हमने केवल एक बेसिक सी जानकारी देखी है कि हमारे सौरमंडल में सूर्य एक प्रमुख तारा है और बाकी 8 याद ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सेकंड चैप्टर को। और सेकंड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ने वाले हैं। चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड चैप्टर है और यहाँ पे अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हम समझेंगे। देखिए एक बार मैं आपको बेसिक सी जानकारी आपको दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए मान लीजिए हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ। और ये 300, आपको पता है कि कोई भी व्रत 360 डिग्री का होता है। अगर हम इसको दो भागों में बांट देते हैं, देखिए यहाँ से मैं दो भागों में इसको बांटता हूँ। तो ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये 180 डिग्री का हो गया है। और ये नीचे वाला, ये वाला भी, ये वाला, ये भी 180 डिग्री का है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 180 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। अगर मैं इस 180 डिग्री को भी दो भागों में बांटूं, ये देखिए, तो दोस्तों ये चारों जो खाने हैं, 1 2 3 4, ये जो खाने हैं ये 90 डिग्री के हो गए हैं। 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, 90 ये, 90 ये। तो मैं आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये 90 डिग्री है पूरा। ये पूरा खाना जो है ये वाला, ये पूरा 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ से ये जो केंद्र है, ये यहाँ पे केंद्र पे हमने यहाँ लगा लिया, केंद्र पृथ्वी का मान लीजिए। तो इस केंद्र से, अभी ये रेखा मैंने आपको बताई नहीं, ये वाली रेखा कौन सी है, अभी इसको भी छोड़ते हैं। अभी देखिए यहाँ से मैंने लगाया निशान केंद्र से, और मैंने एक लाइन ऐसे खींची यहाँ 1 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री मैंने यहाँ लिख दिया। और फिर मैंने केंद्र को फिर लिया, फिर मैंने यहाँ से फिर दोबारा लगाया, फिर मैंने लिखा यहाँ पे 2 डिग्री। फिर मैंने यहाँ से फिर खींची केंद्र से और यहाँ से ऐसे खींचा मैंने, फिर लिखा यहाँ 3 डिग्री। तो इसी तरह से यहाँ करते 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 दोस्तों यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। आप ध्यान रखना है कि जब मैं लाइन खींचता चला जाऊंगा या आप सब लाइन खींचेंगे यहाँ, तो 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ फिर मैंने इस साइड से 1 डिग्री खींचेगा दोस्तों, और 1 डिग्री यहाँ से खींचेगा, तो ऐसे ही यहाँ पे भी 90 डिग्री आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो 1 डिग्री ये वाला और 1 डिग्री ये इस साइड वाला, अगर मैं इन दोनों रेखाओं को ऐसे मिला दूं इस तरह से, दूसरी डिग्री को ऐसे मिला दूं इस तरह से, तीसरी डिग्री को ऐसे मिला दूं इस तरह से, 3 4, इस तरह से अगर मैं रेखाएं खींच दूं, तो दोस्तों ये वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है। तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। देखिए हमने केंद्र को माना है। देखिए केंद्र, विषुवत रेखा, देखिए मैंने दोस्तों अभी आपको ये वाली रेखा नहीं बताई। ये वाली जो रेखा होती है ये बीच में जो सेंटर में खींचते हैं बिल्कुल, ये विषुवत रेखा होती है, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और ये 0 डिग्री की होती है। इसको ध्यान में रखकर इस रेखा को हमने आधार बनाया, और केंद्र से इस रेखा को आधार बनाकर केंद्र से लाइन खींच रहे हैं। देखो देखो दोस्तों, ये खींची, ये खींची, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर हम इसको बनाना चाहें और अच्छे से, तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये विषुवत रेखा आपकी 0 डिग्री। और मुझे अब अक्षांश रेखा अगर खींचनी है, तो देखिए दोस्तों 1 डिग्री यहाँ था, तो हमने ऐसे खींचनी है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो दोस्तों ये वाली जो रेखा मैं खींच रहा हूँ ये अक्षांश रेखाएं हैं। अगर रेखाएं आपसे एग्जामिनर पूछ ले, तो ध्यान रखना कि विषुवत रेखा को आधार मानकर ये रेखाएं खींची जाती है, और समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। देखिए विषुवत रेखा आपकी ये रही 0 डिग्री, ये वाला। ये देखिए ये इक्वेटर है, भूमध्य
रेखा इसको बोलते हैं, विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये 0 डिग्री है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से खींचते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ऐसे ही ये, ऐसे ही दक्षिण यहाँ पे यहाँ यहाँ खींचेंगे इस तरह से। तो ये वाली जो रेखा मैं हॉरिजॉन्टल खींच रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल दोस्तों क्षैतिज है। तो ये वाली रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अभी मैं बताऊंगा कि अक्षांश रेखाएं का महत्व क्या होता है, देशांतर रेखाओं का महत्व क्या होता है। अभी हम समझ रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं कैसे खिंचती हैं ग्लोब पर। दोस्तों ये केवल काल्पनिक रेखाएं हैं, ये कोई वास्तविक रेखाएं पृथ्वी पर नहीं है। तो आप ध्यान रखना है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, देखिए मैंने यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे अक्षांश विषुवत रेखा खींची है। तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये वाला हिस्सा पूरा ये दोस्तों उत्तर है, उत्तरी गोलार्ध जिसको हम बोलते हैं। और ये दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे। ये उत्तरी गोलार्ध है ऊपर वाला, और ये वाला दक्षिणी गोलार्ध। आपको ध्यान रखना है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए कि अक्षांश रेखा कौन सी होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल खींची जाती है। इसी प्रकार से जो देशांतर रेखाएं होती हैं वे दोस्तों वर्टिकल खींची जाती है। देखिए यहाँ से यहाँ खींची जाएंगे वे, आप ध्यान रखना इसको। जो देशांतर रेखा होती हैं वे दोस्तों ऐसे ऐसे खींची जाती है वे। आपको ध्यान रखना है वर्टिकल लंबवत। देखिए यहाँ पे चित्र में अगर आप देख पाए यहाँ पे, आगे हम देखेंगे भी डायग्राम को। यहाँ देखिए आप, ये वाली जो रेखा है इस मैप में खिंची है, देखो ये वाली जो खिंच रही है, ये वाली ये अक्षांश रेखा है। ये वाली देखो, ये जो खिंच रही है यहाँ, और जो ऐसे खिंच रही है ये वर्टिकल, ये वाली ये देशांतर रेखाएं हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इनका क्या महत्व है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे, ये क्यों खींची जाती है। अक्षांश रेखा है दोस्तों स्थान को, अगर हमें किसी चीज़ का स्थान निर्धारित करना है तो उस संदर्भ में अक्षांश रेखाएं खींची जाती है। और टाइम और डेट के लिए देशांतर रेखाओं का बहुत महत्व है। आगे हम पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चलिए। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। देखिए उत्तर ध्रुव ये वाला आपका नॉर्थ पोल ये है आपका, और दक्षिण ध्रुव ये वाला। हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आपको ध्यान रखना है, हमारी पृथ्वी जो है ये सीधी नहीं है। देखिए अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं तो इस तरह से नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा तिरछी है। देखिए अगर मैं खींचता हूँ लाइन, यहाँ पे देखिए आप, ए, तो ये जो विषुवत रेखा की लाइन है ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ऐसे है, इस तरह से है। और फिर अक्षांश रेखा ऐसे खींचते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे थोड़ा सा झुकी हुई है 23.5 डिग्री। आगे हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, आगे चैप्टर पहले पढ़ लेते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो उत्तर ध्रुव ये वाला दोस्तों ये, और दक्षिण ध्रुव ये वाला। अभी हमने डायग्राम में यहाँ पे पढ़ा था, कहाँ गया, मिट गया दोस्तों। तो मैं फिर से बना देता हूँ आपके लिए। ये यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है ये वाला, और ये वाला दक्षिण ध्रुव है यहाँ। और विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा है, इसको भूमध्य रेखा ही बोलते हैं। ये सेंटर में ये 0 डिग्री है। तो ये वाला जो है ये नॉर्थ पोल है, ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव। और ये यहाँ पे जो है यहाँ यहाँ दक्षिण ध्रुव है। ये आप ध्यान रखना। आपको इसमें 4-5 लाइन याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको विषुवत रेखा ये याद रखना है आपको, 0 डिग्री। इसी को ही ध्यान में रखें हम अक्षांश रेखा ही खींचते हैं, और देशांतर रेखा वर्टिकल। तो उत्तरी ध्रुव ये वाला नॉर्थ पोल यहाँ पे, और साउथ पोल ये वाला। मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में ग्लोब को देखिए। ग्लोब आपको देखना है ऐसे। ज्योग्राफी को समझने का सबसे एक बेस्ट तरीका दोस्तों मैप होता है, और मैप के माध्यम से ही ज्योग्राफी को समझा जाता है। तो आप सब अपने अपने रूम में मैप को जरूर लगा लें, और एक एटलस जरूर रखें, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैप और एटलस के समझना बहुत मुश्किल है, वो समझ में नहीं आएगी। बिना मैप के तो ज्योग्राफी दोस्तों इनकम्प्लीट है। तो आप मैप, और एक आपके रूम में एटलस और ग्लोब तो होना ही चाहिए दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब। यहाँ पे ग्लोब के बारे में बात ये है कि ग्लोब कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो ये सारी बात यहाँ पे है। यहाँ से पढ़ते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। देखें यहाँ पे आ गया है किसी स्थिति का वर्णन। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। तो अक्षांश रेखाएं क्या करती है, वे स्थिति को बताती हैं। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। अभी हम देखेंगे कौन कौन सी ग्लोब पे इंपॉर्टेंट रेखाएं होती हैं, आगे हम देखेंगे। आप देखेंगे कि एक स्विंग ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल ऊपर होता है और दक्षिणी ध्रुव नीचे होता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व डायरेक्शन में घूमती है। डायरेक्शन जो है पृथ्वी घूमने की, देखिए ऐसे ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व ऐसे घूमती है। ध्यान रखना आपको, ऐसे हमारी पृथ्वी घूमती है। एग्जाम में कभी कभी आपको एग्जाम में दे देगा कि हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों अपने अक्ष पर घूमती है, लेकिन ये जितनी भी रेखाएं हम पृथ्वी पे खींचते हैं सब काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, इन ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है कि पृथ्वी पे एग्जिट आप ढूंढने लग जाओ कि कहाँ पे ये वाली रेखा है तो आपको ये रेखा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आ गया ये वाला। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है, या इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको। तो आप ध्यान रखना, तीनों बढ़ा सकते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए ये आपका पूरा ग्लोब है ये, और ये भाग दिया पूरे दो भागों में, ये वाली रेखा, ये है विषुवत रेखा। तो 0 डिग्री इक्वेटोरियल बोलते हैं, इक्वेटर। ये आपका नॉर्थ पोल, देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको अब यहाँ चमक रहा है, ये उत्तर ध्रुव है, और यहाँ पे नीचे दक्षिण ध्रुव है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया है ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है, एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इनका काम ये है पृथ्वी पर विभिन्न जो स्थान है उनकी स्थिति बताने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आगे हम देखेंगे भी कैसे कैसे ये स्थिति बताती है। आगे बढ़ते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी मैंने आपको बताई है, ये वाली लाइन पढ़ना। इक्वेटर को, भूमध्य रेखा को ध्यान में रखकर जो रेखाएं खींची जाती है समानांतर, ध्यान रखना समांतर जो रेखा खींची जाती है, जैसे ये वाली खींची जा रही है, तो ये अक्षांश रेखा है। ये वाली देखिए यहाँ 40 डिग्री है, यहाँ पे जो ऊ लिखा है इसका मतलब है उत्तर, ये 60 डिग्री है, और ये 80 डिग्री है। तो आपको ध्यान रखना है अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। देखा आपने, यहाँ पढ़ते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है, अतः इसका माप होगा 360 अंश, यानी कि 360 डिग्री होता है इसका, और 1/4 तो 90 डिग्री में हम बांटते हैं। देखिए अगर हम ग्लोब को पूरी तरह से बांटेंगे, देखिए इस तरह से बांटेंगे, तो ये तो 90 डिग्री का ये वाला होगा, 90 डिग्री ये दूसरा, 90 ये, 90 ये, तभी 360 डिग्री होगा ये। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ये हमने देखा है कि उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं, जो विषुवत वृत्त के उत्तर में है, और जो दक्षिण में है तो दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला और दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला। ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, ये उत्तरी गोलार्ध है।
विषुवत व्रत के, देखिए ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ना, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, आपको ध्यान रखना है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। और जो नीचे वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये जो है ये वाला, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, नीचे वाला ये हिस्सा जो मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे रंग से, ये आपका पूरा दक्षिणी गोलार्ध, आपको ऐसे ही याद रखना है। ये बार बार आगे आएगा भी, आपको आराम से याद हो जाएगा, आपको रटने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में एकदम बैठ जाएगा ये बात। तो ये जो ऊपर है उत्तरी गोलार्ध है, जो मैंने येलो वाला हाईलाइट किया है, और ये वाला जो है ये दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध है, आपको ध्यान रखना है ये ऐसी। आगे बढ़ते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। ये उत्तर लिखा है यहाँ पे, उत्तर ये रहा, और यहाँ ये दक्षिण लिखा है। सामान्यतः से उत्तर या दक्षिण अक्सर से व्यक्त किया जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको साउथ। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर या ब्राजील में बेलो होरिजोंटे दोनों एक ही अक्षांश 20 डिग्री अंश पर स्थित है। देखिए अगर हम यहाँ से रेखा खींचते चले जाएंगे तो 0 डिग्री यहाँ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम 20 तक पहुंच जाएंगे यहाँ। तो 20 डिग्री उत्तर, तो 20 डिग्री अक्षांश पे ये कह रहा है कि महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर। देखिए आप ध्यान रखना है यहाँ पे, महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर, और ब्राजील में एक शहर है बेलो होरिजोंटे, दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे हमारा प्यारा भारत, भारत देश है ये यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं 20 डिग्री पे हमारा जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, वो शहर स्थित है। और 20 डिग्री अक्षांश पर ही दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील एक देश है, दक्षिण अमेरिका दोस्तों हम पढ़ेंगे अभी कि 7 कॉन्टिनेंट हमारी पृथ्वी पे है, तो उसमें एक साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, उसमें एक देश है ब्राजील, ब्राजील का एक शहर है बेलो होरिजोंटे, भी हम पढ़ेंगे। दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है 20 डिग्री, तो ब्राजील दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ, हाँ आसपास है। देखिए यहाँ ये 20 डिग्री है, और 20 डिग्री जब यहाँ से जीरो से यहाँ पे भी तो हम गिनेंगे ना, यहाँ पे, यहाँ तो यहाँ 20 डिग्री यहाँ पड़ेगा। तो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है यहाँ पे भी। लेकिन इनमें अंतर क्या है कि भारत वाला जो है महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है ये उत्तर में स्थित है 20 डिग्री, और ब्राजील वाला जो है वो दक्षिण में 20 डिग्री है, अभी हम देखेंगे आगे यहाँ पे। लेकिन चंद्रपुर विषुवत व्रत के 20 डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत व्रत के 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। तो ध्यान रखना है, जो भारत में चंद्रपुर है ये तो उत्तर में है, और ये जो दक्षिण अमेरिका में है यहाँ पे बेलो होरिजोंटे, ये दक्षिण में दोस्तों यहाँ पे है, ध्यान रखना। लेकिन अक्षांश एक है 20 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत व्रत से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। देखिए यहाँ से हम जैसे जैसे जा रहे हैं अक्षांशों का जो आकार है वो घटता जा रहा है। देखिए यहाँ पे जाएंगे तो और घट जाएगा यहाँ पे। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दो अक्षांशों के मध्य लगभग 111 किलोमीटर का अंतर है। यानी कि 1 डिग्री जैसे मैंने यहाँ पे खींचा, 1 डिग्री यहाँ और दूसरा डिग्री यहाँ, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में लगभग 111 किलोमीटर का डिफरेंस है, लगभग। आपको ये भी ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण अक्षांशों की अगर हम बात कर लेते हैं तो पढ़ते हैं, तो विषुवत व्रत आपको मैंने आपको बता ही दिया है कि विषुवत रेखा कौन सी होती है, ये वाली जो बीच में लाइन खींचती है। देखिए यहाँ पे जो लाइन खींची है ये वाली, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर, इक्वेटर जो है ये भूमध्य रेखा है, ये आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक तो ये याद रखना है। और एक एक कर्क रेखा, यहाँ पे लिखे हैं कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, और ये आर्कटिक व्रत यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ, अब देखना है यहाँ लाइन खींची, और एक यहाँ अंटार्कटिका। आपको एक तो ये वाली जो लाइन है भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, आपको ये याद रखना है 0 डिग्री। दूसरा आपको याद रखना है कि 23.5 डिग्री, जैसे आप यहाँ पे 23 पे आ जाएंगे, देखिए यहाँ, यहाँ पे आपने 24 लिखा,
और यहाँ पे 23 लिखा, तो 23 और 24 के बीच में 23.5 डिग्री एक यहाँ पे अक्षांश पड़ेगा। तो उसको हमने कर्क रेखा नाम दिया। तो यहाँ पे कर्क रेखा और यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिण में ये मकर रेखा है। तो आपको ध्यान रखना मकर रेखा दक्षिण में है 23.5 डिग्री। और ऐसे ही फिर आपको 66.5 डिग्री याद रखना, 66.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में। उत्तर वाली आर्कटिक रेखा है, इसको आर्कटिक रेखा भी बोलते हैं। और दक्षिण वाली को दोस्तों अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं, या इसको दक्षिण ध्रुव व्रत भी बोलते हैं, अंटार्कटिक व्रत भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, आपको उत्तर में है आर्कटिक और दक्षिण में अंटार्कटिका। तो आपको ध्यान रखना 66.5 डिग्री। तो आपको ये 5 चीजें याद होनी चाहिए। एक तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री। आपको ये पता होना चाहिए कर्क रेखा उत्तर में है और मकर रेखा दक्षिण में है। तो आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री और अंटार्कटिका व्रत 66.5 डिग्री, आपको ये याद होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट, ये 5 इसमें बात की गई है। हम पढ़ते हैं तो समझते हैं आगे। विषुवत रेखा के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और भी हैं। कौन कौन से हैं देखिए, अभी हमने पढ़ा कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री। देखिए कर्क रेखा जो है आपकी उत्तरी गोलार्ध में है और मकर रेखा आपकी दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आर्कटिक व्रत जिसको विषुवत व्रत के उत्तर में पड़ती है, ये उत्तर ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री, आपको ये पता होना चाहिए। इसको उत्तर ध्रुव व्रत जो है इसको हम आर्कटिक बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, आर्कटिक व्रत। और जो दक्षिण में है, इसको अंटार्कटिका व्रत। तो ये आपको चारों की चार याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे पृथ्वी अपनी बनाएंगे तो हमने देखा कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा है यहाँ पे, और यहाँ पे 23.5 डिग्री मकर रेखा है। यहाँ आर्कटिक व्रत है और यहाँ पे अंटार्कटिका व्रत है। तो हमारी पृथ्वी पे कुछ ताप, मतलब जो सूर्य का जो किरणें पड़ती है, सूर्य का जो ताप पड़ता है, जो एनर्जी ज़्यादा आती है, तो सबसे ज़्यादा कर्क और मकर रेखा के यहाँ पे पड़ता है। विश्व यहाँ पे, यहाँ देखना आप, यहाँ पे जहाँ पे मैं बना रहा हूँ ये लहर सी, तो आप देखना कि यहाँ पे वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा जो ताप है, सूर्य का जो ताप है, सौर विकिरण है, सूर्य तप सबसे ज़्यादा यहीं पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको उष्मा प्राप्त होगी इसी क्षेत्र में प्राप्त होगी, कर्क और मकर रेखा के बीच में। तो उसको बोलते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं इसको। उष्ण दोस्तों गर्म, बहुत गर्म है ये, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये जो यहाँ पर है कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत के बीच में, यहाँ पे ये जो वाला व्रत है, देखिए यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये वाला जो व्रत है, यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। तो तिरछी पड़ती है यहाँ पे, इसकी तुलना में कम यहाँ पे आपको हीट मिलेगी। तो थोड़ा ठंडा क्षेत्र होता है, आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ रूस वगैरह है, ये यूरोप का उत्तर वाला एरिया है। तो आप ध्यान रखना, तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण से बना है। यहाँ पे ठंडी भी पड़ती है, ठंड, और यहाँ पे थोड़ा गर्मी भी है। तो शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो आपको ध्यान रखना है। एक तो ये वाला एरिया होता है कर्क और मकर रेखा के बीच में, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। और कर्क रेखा और यहाँ पे आर्कटिक वृत्त के जो बीच वाला क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। ऐसे यहाँ पे मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा के जो बीच में ये वाला जो क्षेत्र होता है, ये वाला, इसको भी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहीं ये ताप कटिबंध की बात की है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। अभी हमने देखा कि कर्क और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। देखिए जब हम सूर्य यहाँ की किरणें पड़ते हैं तो यहाँ तो सीधी पड़ेंगे, देखो दोस्तों यहाँ तक, और यहाँ जो है यहाँ तिरछे पड़ते हैं, देखो ऐसे पड़ते हैं, ये हमारा सूर्य ऐसे पड़ेंगे, तो तिरछे पड़ेंगे तो कम ऊष्मा उन्हें प्राप्त होगी। यहाँ ध्यान रखना आप। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखाएं,
उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र को तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देखिए, अभी मैंने समझाया कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एरिया, ये शीतोष्ण कटिबंध है। आपको ध्यान रखना है ये वाली बात। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य का क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं होता है, इसलिए शीत कटिबंध कहते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे पढ़ा है। देखिए, हमने ये वाला एरिया हमने समझ लिया है। देखिए, थोड़ा सा डायग्राम ऐसा हो गया है, तो आप देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो एक तो हमने ये वाला एरिया देखा है, ये वाला, इसको तो बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। ठीक है। और फिर हमने देखा एक ये वाला एरिया है, ये वाला देखिए जो मैं बना रहा हूँ इस वाले से, ये वाला। और यहाँ पे दक्षिण में ये वाला मकर रेखा और अंटार्कटिका व्रत के यहाँ पे ये जो वाला है, ये है शीतोष्ण। लेकिन यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ी तो उष्ण हो गया, उष्ण कटिबंधीय। यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों है तो ये होगा शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय। यहाँ पे भी शीतोष्ण कटिबंधीय। और लेकिन ये वाला जो एरिया बचा है, ये वाला एक तो यहाँ पे ये और एक यहाँ पे ये, यहाँ पे तो दोस्तों बहुत ठंडा है, क्योंकि किरणें बहुत तिरछी जा रही हैं, है ना। तो ये होगा दोस्तों, यहाँ केवल ठंड ठंड पड़ती है, शीत कटिबंध। इस क्षेत्र को बोलते हैं शीत। शीत मैंने ठंड बहुत ज्यादा है, तो शीत कटिबंध आपको ध्यान रखना है। ये तीन आप ताप कटिबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखना। और आगे बार बार ये आएंगे भी, आपको आराम से याद हो जाएगा। कर्क और मकर रेखा के बीच में आपको पता है उष्ण कटिबंधीय है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो कर्क रेखा और आर्कटिक व्रत के बीच में शीतोष्ण, और आर्कटिक व्रत से नॉर्थ पोल वो शीत कटिबंध है। ये आपको तीन ताप कटिबंध याद होने चाहिए। एक तो उष्ण कटिबंधीय आपको पता होना चाहिए, शीतोष्ण आपने देख लिया है, मैंने आपको डायग्राम में समझा भी दिया है। और फिर शीत कटिबंध मैंने आपको ये भी बता दिया है, तो आपको ये याद होना चाहिए तीनों। देखिए, यहाँ पे प्रकाश यहाँ पे दिखा है। देखिए, ये सूर्य, मान लीजिए सूर्य है, और देखिए तिरछा पड़ रहा है, तो ऊपर दोस्तों वहाँ कम प्रकाश जा पा रहा है, तो इसलिए ठंड ज़्यादा है इसलिए। और यहाँ पे सीधी पड़ रही है रेखा, तो प्रकाश वो ज़्यादा मिलेगी, हीट ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी। तो आपने अक्षांश रेखा समझ ली है। फिर देशांतर रेखा की हम बात करते हैं, तो एक बार मैं आपको फिर दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो अक्षांश रेखा कौन सी होती है दोस्तों? विषुवत रेखा को आधार मानकर जो खींची जाती है रेखाएं, वे अक्षांश रेखाएं होती हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो अक्षांश रेखा को समझने में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना, मैं आपका डाउट वहीं क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो ये वाली रेखा है। अब देशांतर रेखा की बात करते हैं। अक्षांश रेखा है दोस्तों हॉरिजॉन्टल खींची जाती है, ये वाली क्षैतिज खींची जा रही है। और मैंने भी बताया था देशांतर रेखा खींची जाती है ऐसे, वर्टिकल ऐसे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ऐसे, ये वाली, ये इस तरह से खींची जाती है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 30 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से जुड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। देखिए, कुछ नहीं है इसमें, देशांतर रेखा है। जब हम देखेंगे तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा स्थान से भारत में महाराष्ट्र है, और अभी हमने देखा, और ब्राजील में एक शहर अभी हमने देखा था बेलो हॉरिजॉन्टे। तो इनमें दूरी कितनी है, इसको ज्ञात करने के लिए हम देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं, या हम जो टाइम है और डेट है इसको निर्धारित करने के लिए देशांतर का हम प्रयोग करते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम इससे टाइमिंग कैसे निकालते हैं, अभी देखते हैं आगे। तो देशांतर रेखा है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले इसकी डेफिनेशन में गया ना, तो आप क्या बताएंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखिए यहाँ पे लाइन खींची हुई है, देखिए ये वाली नॉर्थ पोल ऊपर, ये जो रेखा खींच रही है वर्टिकल लंबवत, ये वाली, ये देशांतर रेखाएं हैं। तो उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो वर्टिकल रेखाएं हैं उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। सिंपल सी है,
नॉर्थ पोल को मिला रही है और साउथ पोल को। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं वर्टिकल, ध्यान रखना ये वर्टिकल है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, कह सकता है कि देशांतर रेखाएं हॉरिजॉन्टल होती है या क्षैतिज दिशा में खींची जाती है, तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये वर्टिकल होती है, ध्यान रखना आपको, ये वर्टिकल है। तो इन रेखाओं को देशांतर रेखा बोलते हैं। आगे देखते हैं। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामांतर आपस में मिलते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है, जैसे ही हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये देखो ये ज़्यादा है गैप, यहाँ पे देखना, यहाँ ये बताना चाह रहा है उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। यानी कि अगर हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, देखिए विषुवत रेखा के आसपास हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखिए ये एक देशांतर रेखा है, ये वाली मान लीजिए ये एक है और ये दो है, तो एक और दो के बीच यहाँ पर दूरी ज़्यादा है। लेकिन जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, देखिए उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़े और दक्षिण ध्रुव, तो इनके बीच में जो दूरी है वे घटती चली जाएंगी, ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा मिलेगी, और जैसे ही ध्रुवों पर देखिए यहाँ पे ये दूरी घट रही है, देखिए ये घट रही है, ये घट रही है, ये। तो विषुवत व्रत से जैसे हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो दूरी एक घटने लगती है, यह कहना चाह रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। देखिए अभी हमने अक्षांश रेखाएं देखी थी, अक्षांश रेखा, तो हमने भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 0 डिग्री माना था। ठीक है, लेकिन अगर हम देशांतर 0 डिग्री की बात करें तो वो कहाँ से खींची जाए वो लाइन, क्योंकि कहीं से भी खींचेंगे तो दोस्तों ये सब इक्वली मानी जाएगी। तो हमने क्या काम किया, हमने जो 0 डिग्री देशांतर है इसको कहाँ से खींची है, देखिए यहाँ पे जहाँ ब्रिटिश है, इंग्लैंड इसको बोलते हैं, इंग्लैंड आप ज़्यादा समझते हैं, ब्रिटेन वाले हैं ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के बीच से हमने खींची है, तो 0 डिग्री देशांतर वहाँ उसको हमने माना। जैसे यहाँ पे सपोज कि हमने एक देखिए यहाँ पे हमने ये बनाई है पृथ्वी, और देखिए यहाँ पे है ब्रिटेन लगभग, यहाँ ब्रिटेन है जहाँ मैं आपको ये बना रहा हूँ, यहाँ है लगभग ब्रिटेन। तुमने देशांतर एक 0 डिग्री दोस्तों यहाँ से खींची इस तरह से, ये कहना चाह रहा है कि 0 डिग्री हमने ब्रिटेन के यहाँ से खींची है, जहाँ पर क्या है, ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला है। ये क्यों यहाँ से खींची है यानी आगे बताऊंगा मैं। तो आप देखना कि यहाँ से खींचे 0 डिग्री ऐसे, जैसे भूमध्य रेखा हमने यहाँ से खींची थी बिल्कुल बीचों बीच से, इस तरह से। तो हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा ब्रिटेन ब्रिटिश राज की वेधशाला से खींची है ऐसे 0 डिग्री। तो जैसे हमने ये खींचा तो ये वाला साइड हो गया पूरब, ये, और ये दोस्तों हो गया पश्चिम। इससे पहले हमने उत्तर और दक्षिण तो देख लिया था दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला और दक्षिण वाला, पूरब ये और पश्चिम ये, तो आपको चार दिशाएं, आपको डायरेक्शन आपको यहाँ पता चल गई है, पूरब ये पश्चिम ये, तो यहाँ से डायरेक्शन ये वाली आई है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम तक की गणना करते हैं। देखें यहाँ से हम गिनेंगे तो 180 डिग्री पूरब में जाएंगे और 180 डिग्री पश्चिम में जाएंगे। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। देखिए ये हो गया पूर्वी गोलार्ध आपका, ये वाला, ये पश्चिमी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध तो आपने देख लिया था, अगर मैं ऐसे बांटूं यहाँ पे, यहाँ इस तरह से, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध पूरा, ये पूरब, ये पश्चिम, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पै का प्रयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है।
अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामात्रा के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। देखिए ये ग्रिड बनी है, ये ग्रिड है, देखिए ये पूरा जो खाना है ना, ये ग्रिड है। अक्षांश रेखा ऐसे खिंच गई, ये वाली देखिए, यहाँ से खिंच रही है, ये वाली ये खिंच रही है, और देशांतर ये खिंच गई है। तो ये जो पूरा खाना है ग्रिड है दोस्तों। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांशों एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम धुबरी 26 डिग्री उत्तर अक्षांश पर एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। देखिए अगर 26 डिग्री उत्तर पे है, यहाँ पे है कहीं, और 90 डिग्री देशांतर है, अगर 90 डिग्री यहाँ पे आ गया तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं उसका। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। ठीक है, देखिए 26 डिग्री, अगर हमें पता है कि 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूर्व, तो हम तुरंत इस तरह से खींचेंगे 26 डिग्री यहाँ पे और 90 डिग्री यहाँ, तो यहाँ पहुंच जाएंगे यहाँ। तो ये सब है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दे रखा है कि आप एक लाइन खींचे ऐसे ऐसे ऐसे। आगे बढ़ते हैं, जहाँ समझने की बात होगी हम वहाँ समझते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए देशांतर का प्रयोग हम क्यों करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे है। देशांतर का प्रयोग समय निकालने के लिए किया जाता है। टाइम और डेट, टाइम और डेट की जो संकल्पना है देशांतर से ही आती है। कैसे आती है अब हम पढ़ते हैं, तो मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा 360 डिग्री का, ये आपको पता है कि वृत्त है, पूरा सर्कल है। और आपको पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है। आप ध्यान रखना है यहाँ पे कि 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर लगाती है। तो आपको ध्यान रखना है 24 घंटे दोस्तों घूमती है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं कि 24 घंटे में दोस्तों ये 360 डिग्री घूमती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 घंटे में कितना घूमती है, तो आप बताएंगे कि 1 घंटे में घूमेगी जी 360/24। 1 घंटे में दोस्तों घूमेगी 360/24। अगर हम इसको कट करेंगे तो ये आएगा इजिकल टू 15 डिग्री। 24 घंटे में दोस्तों 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में आएगा 360/24। तो 15 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, देखिए अगर मैं आगे और थोड़ा सा आपको लेके चलूँ इसमें, अगर मैं आपसे कहूँ कि 15 डिग्री दोस्तों घूमती है ये 60 मिनट में, तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बताइए। भाई 1 घंटे में 60 मिनट तो होती है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 15 डिग्री घूम रही है 60 मिनट में, तो ये गलत नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए 15 डिग्री घूम रही है 60 मिनट में, तो मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, तो आप बताएंगे कि 1 डिग्री घूमेगी 60/15 से कट करेंगे तो आ गए 4 मिनट। तो आपको ये याद रखना कि 1 डिग्री दोस्तों 4 मिनट में घूम जाती है। 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी। तो आपको ये याद होना चाहिए, बाकी आपको ये कहानी याद हो या ना हो, लेकिन आपको बस ये जरूर याद हो कि 1 डिग्री दोस्तों 4 मिनट में हमारी पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बस आपको हमने यहाँ पे करके दिखा दिया है। देखिए अब इसका क्या महत्व है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए देशांतर रेखा जैसे हमने यहाँ पे ब्रिटेन से खींची थी 0 डिग्री, तो आप ध्यान रखना ये आपका पूरब साइड है, ईस्ट, और ये आपका वेस्ट है। तो जैसे हम ईस्ट को चलेंगे तो यहाँ पे प्लस करते चलेंगे, और जैसे ही यहाँ पे जाएंगे वेस्ट में यहाँ माइनस। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूरब की साइड चलेंगे तो टाइम में प्लस करेंगे 1 डिग्री, यानी कि 4 मिनट। 1 डिग्री घूमी तो 4 मिनट, 2 डिग्री घूमी तो 8 मिनट, 3 डिग्री घूमी तो 4 या 12 मिनट। तो इस तरह से हम ऐड करते हैं। देखिए अभी मैं समझाऊंगा आपको आगे। अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इसमें से माइनस करते चलेंगे। कैसे माइनस करेंगे अभी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे आगे। देखिए पहले पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे आगे। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाई जाने वाली परछाई से लगाया जा सकता है।
जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच स्थित, देखो उसको जीएमटी बोलते हैं, जीएमटी, जीएमटी। और भारत का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे होता है जीएमटी से। कहने का मतलब ये है, अगर ब्रिटेन में 7 बजे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना आप, अगर ब्रिटेन में 7 बज रहे हैं यहाँ पे, और भारत में टाइम पूछा जाए कि भारत में कितना टाइम होगा, तो साथ में आपको 5.5 घंटे जोड़ने हैं। ये मतलब है इसका। ठीक है। अगर भारत में 7 बज रहे हैं, हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 5.5 घंटे घटा देने हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं। बाकी है ना, जब हम डिग्री निकालेंगे तो उसके हिसाब से घटेगा। अभी मैंने आपको एक बेसिक सी जानकारी दी है। अगर ब्रिटेन में 7 बज रहे हैं और भारत का टाइम निकालना है, तो 7 में 5.5 घंटे आपको ऐड कर देने हैं। अभी दिखाएं, मैं बताऊंगा निकाल के कैसे कैसे निकालते हैं। पढ़ते हैं पहले आगे। हमने पढ़ लिया कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ग्रीनविच समय, यहाँ पे जो जीएमटी है, देखिए ये जो ब्रिटेन वाली है, हमको उसको 0 डिग्री माना, तो ग्रीनविच टाइम है। तो इससे जो आगे हैं वो प्लस में जाएंगे, और उसके जो पीछे हैं वो माइनस में जाएंगे। ये यहाँ पे कह रहा है, देखिए उनका समय पीछे होगा। और ग्रीनविच समय से आगे होगा जो पश्चिम में है, उनका पीछे होगा। कहने का मतलब ये, जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पीछे होगा का मतलब माइनस होगा यहाँ पे, और यहाँ होगा प्लस। आगे बढ़ते हैं। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ये मैंने आपको समझा दिया है। वह 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ये मैंने आपको समझाया कि कैसे कैसे घूमती है। आगे बढ़ते हैं। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तो तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। देखिए अब यहाँ पे कैसे टाइम निकलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर ब्रिटेन में 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व, देखिए यहाँ पे पूर्व में बताना है कि 15 डिग्री, ये 15 डिग्री का अक्षांश है यहाँ पे है, देशांतर, सपोज कीजिए यहाँ है। तो यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा पूरब में, यहाँ तो 12 बजे हैं यहाँ पे, तो 15 डिग्री पूरब में कितना टाइम हो रहा होगा। तो आपको पता है कि 15 डिग्री। ठीक है। और 1 डिग्री घूम रहे दोस्तों 4 मिनट में, तो 15 डिग्री, तो 15 चौका 60, 60 मिनट में, 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा। तो 1 घंटा हमें जोड़ देना है 12 में। देखें मैंने यहाँ बताया था प्लस, अगर पूर्व में जाएंगे तो प्लस करेंगे, और पश्चिम में जाएंगे तो माइनस। तो दोपहर के यहाँ 12 बजे हैं, तो यहाँ बजेंगे दोपहर के 1। ये आपको ध्यान रखना है, ये है बात। वहाँ दोपहर का 1 बजा हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा है यहाँ। यहाँ। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा। अगर यहाँ पे 12 बजे हैं और आपसे पूछा जाए कि 15 डिग्री पश्चिम, कि पश्चिम में 15 डिग्री पर क्या समय होगा, पश्चिम में 15 डिग्री पर क्या समय होगा। तो 15 चौके 60, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, 15 चौका 60, 60 तो 12 में से 1 घंटा घटा देंगे तो 11 बज रहे होंगे वहाँ पे। वहाँ सुबह के 11 बज रहे होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है। अगर आपको ये समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताना। इसको मैं दोबारा से वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। हाँ होगी, ये तो आप समझ ही गए हैं कि जब 12 बजे होंगे, 180 डिग्री में आप 4 की गुना करेंगे, टाइम निकालेंगे तो 12 घंटे ऐड करेंगे, तो दोपहर की जगह अब रात हो जाएगी वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतर या उत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या है।
हमने सब चीज़ निकाल लिया, देशांतर हमने टाइम वाइम कैसे निकालते हैं ऐसे मैंने निकाल लिया। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री पे 4 मिनट घूमता है, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो जितनी डिग्री गए, 20 डिग्री गए तो 20 × 4 80 मिनट हो गया। 80 मिनट को आपको घंटों में बदल देना है, आपको ये करना है। पूर्व में जाएंगे तो प्लस करना है और पश्चिम में जाएंगे तो माइनस करना है, ये ध्यान रखना है आपको। हम मानक समय क्यों मानते हैं? मानक समय हम इसलिए मानते हैं, देखिए जैसे अगर हम अपने प्यारे भारत की बात करें, देखिए ये भारत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कोई देशांतर रेखा जा रही होगी हमारे भारत से, यहाँ जैसा सपोज यहाँ गुजरात है ना, यहाँ गुजरात है ही दोस्तों, सपोज क्या करना है, गुजरात है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए आप। तो यहाँ से रेखा एक देशांतर यहाँ जा रही होगी, एक यहाँ पे। दोस्तों इनके बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर है लगभग। अरुणाचल प्रदेश में अगर सूरज 5 बजे निकलता है सुबह, तो दोस्तों गुजरात में 7 बजे निकलता है। तो इन दोनों में लगभग 2 घंटे का टाइम है। अब ऑफिस जाने की अगर हम टाइम बात करें कि सपोज कि हमने 10 बजे का टाइम रख दिया कि 10 बजे ऑफिस जाना है, दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें क्योंकि यहाँ पे सूरज जल्दी निकलता है तो सूरज छिप भी जल्दी जाता है, ठीक है। तो हम 10 बजे का टाइम रख दें दोस्तों, ये तो अभी सो के ही नहीं उठे हैं गुजरात वाले, क्योंकि यहाँ तो 7 बजे सूरज निकलेगा। इनके पास 3 घंटे हैं यहाँ। और दोस्तों यहाँ 5 बजे सूरज निकलता है, ये पहले निकलते हैं, सुबह पहले उठते हैं, तो यहाँ 5 घंटे इनके पास ज़्यादा है। दोस्तों इन सब चीज़ को मैनेज करने के लिए, टाइमिंग मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं, जो पूरे देश में लागू होता है। किसी किसी देश में अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम होता है, स्थानीय मानक समय जो होता है। तो इसलिए हम स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं कि इन दोनों में जो संतुलन है वो बना रहे। ये ऑफिस वर्क या जो हम ट्रेन जाती है, इनका ट्रेन में भी समय में अंतर ना हो जाता, तो इस तरह से हम एक स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। ये कोई टाइम डिसाइड कर लेंगे, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ 7 है, यानी कि इन दोनों में 2 घंटे का गैप है, तो हम एक इनका बीच का समय मान लेंगे कि यहाँ पे। अभी मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर इसी स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, जो भारत है वो 68 डिग्री पूर्व में स्थित है, गुजरात ये वाला, गुजरात से यहाँ जो निकल रहा है यहाँ पे, और ये 97 डिग्री पूर्व। और हमने जो स्टैंडर्ड टाइम माना है वो 82.5 डिग्री पूर्व में माना है, ये जो जो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जीएमटी क्या है? ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे हम आगे हैं। अगर वहाँ सुबह के 5 बज रहे होंगे तो 5:30 उसमें आप जोड़ देंगे तो 10:30 लगभग हमारे यहाँ टाइम हो रहा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1.25 घंटे का अंतर होता है, 1 घंटा 45 मिनट। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है। तो हमने मानक समय ये मान रखा है 82.5 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आगे इसकी चर्चा आगे हम चैप्टर में करेंगे भी। अभी आप इतना ध्यान रखना, बेसिक सी जानकारी है। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक या उत्तर माना गया है। आपको ये वर्ड याद रखना है, 82.5 डिग्री पूरब को ध्यान रखना है आपको। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे शुरू होगा और भारत के समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? देखिए इंग्लैंड में एक मैच शुरू हुआ है, वो दोपहर के 2 बजे स्टार्ट हुआ है, तो भारत में वो किस टाइम शुरू होगा? 7:30 बजे। क्यों? क्योंकि अगर 2 बजे में हम हमारा से 5.5 घंटे आगे हैं, तो 2 घंटे में अगर हम 5.5 घंटे जोड़ेंगे तो दोस्तों 7.5 घंटे 7:30 आ जाएगा। तो हम ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। इंग्लैंड में ही, लंदन में ही मैच हो रहा है, तो लंदन से 5.5 घंटे हम आगे, तो 2 बजे में 5.5 हम जोड़ देंगे तो 7:30 बजे हमारे यहाँ मैच स्टार्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है।
भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाया जाता है। रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो आपको ध्यान रखना है हमने आज इसमें क्या पढ़ा है। एक तो हमें पढ़ा है कि देशांतर रेखाएं कौन सी होती है और इसका टाइम कैसे निकालते हैं। और हम जो जीएमटी रेखा है उससे 82.5 डिग्री पूरब में स्थित है। कहने का मतलब ये है कि जीएमटी से हम 5.5 घंटे आगे हैं। जीएमटी पे जो टाइम होगा हम उसमें 5.5 घंटे ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ का टाइम निकल के आ जाएगा। तो ये चैप्टर दोस्तों कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके बताना। और ज्योग्राफी को समझने के लिए इतने सारे मैप डायग्राम वगैरह बनाने पड़ते हैं क्योंकि इसके बिना ज्योग्राफी समझ में भी नहीं आएगी। और नेक्स्ट चैप्टर में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी पढ़ाई करते रहिए। और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं।